सुधांशु जी, विपक्ष का एक सुर में यह आरोप है कि ये कुर्सी बचाओ वाला बजट है, ये सरकार बचाने वाला बजट है, वरना इतनी मेहरबानी और मॉनसून में इतनी मूसलाधार बारिश जो आपने कर दी है इस बार बिहार पर और आंध्र प्रदेश पर, वो अब तक तो 10 सालों में की नहीं थी। तो ये 240 सीटों वाला जो बजट है उस पर विपक्ष का आरोप है कि भेदभाव कर रहे हैं आप, संघीय ढांचे के खिलाफ खिलवाड़ है ये। देखिए, चुनाव के दौरान भ्रम और भय की राजनीति करने वाले विपक्ष को जब कोई सफलता नहीं मिली और अंततः चुनाव परिणामों में वो तीसरे प्रयास में भी कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट नहीं टच कर पाई, तो उसके बाद का ये खंबा नोचो अभियान चल रहा है उनका, जो हर चीज के ऊपर बवाल करना। आपने ध्यान दिया हो, पिछले सत्र में हम लोगों ने इनको पूरा बोलने दिया और इन लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण में पूरे टाइम या तो नारेबाजी की लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ समय नारेबाजी करके वॉकआउट कर गए। ये एक चीज बताएं जिसके की बारे में कोई तथ्यात्मक बात करने को तैयार हो। फैक्ट तो यह है कि सदन के पटल के ऊपर ये पूरी तरह रणछोड़ हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि रण में टिकने की इनके पास सामर्थ्य नहीं है। मैं एक सिर्फ फैक्ट बता देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि इस राज्य को उतना, अकेले महाराष्ट्र के बधावन पोर्ट को, जो कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, कितना दिया गया? 76,000 करोड़, जिससे महाराष्ट्र की इकोनॉमी पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहार को पैकेज है 58,500 करोड़ और 76,000 करोड़ दिया जा चुका। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पहले तो यह स्पष्ट कर दें कि पटना में तो इनके लोग कह रहे हैं कि झुंझुना दिया गया है और यहां पर आकर घंटा घनघना रहे हैं कि बहुत दिया गया है। तो पहले यह तो तय कर लो मेरे भाई कि पटना में सच बोल रहे हो या दिल्ली में सच बोल रहे हो, या दोनों ही जगह झूठ बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पटना में कुछ और सच है और दिल्ली में कुछ और सच है। और मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि पूरे उत्तर भारत में बड़े राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है? और जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है, तो मैं पूछना चाहता हूं, सबसे नया राज्य कौन है बने हुए में, जिसके पास अभी अपनी राजधानी भी नहीं है? ये जवाब दे के जाएं। आंध्री तो है, और कैसे बना था तेलंगाना आंध्र का विभाजन वो भी सबको पता है, कैसे सारे डोर क्लोज करके जबरदस्ती वो पारित कराया गया था। तो जो भी दिया है सरकार ने ईमानदारी से आवश्यकता के अनुरूप दिया है। परंतु इनके साथ समस्या ये है कि ये विघ्न संतोषी लोग हैं। वो हमेशा, जिसे कहते हैं, वो शादी में जो फूफा होते हैं जो मुंह फुला के बैठे होते हैं, वो ये सदैव इनके अंदर है। और ये कोई आज की बात नहीं, मैं अभी तो भविष्यवाणी करे दे रहा हूं। अभी आप देखिएगा कोई दूसरा विषय आएगा, उस पर भी यही करेंगे। और अगला सत्र, जिसमें अभी एजेंडा भी नहीं तय है, ये नोट कर लीजिएगा, जब संसद का शीतकालीन सत्र आएगा तो ऐसे ही इनके मुंह फूले हुए और इसी प्रकार के इनके लटके झटके तेवर और उच्छृंखलता उद्दंडता दिखाई पड़ेगी। ठीक है आलोक जी, वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग शादी में रूठे हुए फूफा जी की तरह हो गए हैं। प्रश्न ये है कि आपके इंडिया गठबंधन की साथी राबड़ी देवी कहती है कि झुंझुना है जो बिहार को दिया, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि उनकी थाली में आपने पकोड़े और जलेबी डाल दिया। तो आप तय करके बताएं कि पकोड़े जलेबी है या झुंझुना है। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं, राहुल जी ने भी ट्वीट किया कि कट पेस्ट बजट है, हमारे घोषणा पत्र से सब उठा लिया। तो क्या आपके घोषणा पत्र में गलत चीजें थी जो इन्होंने उठाकर कट पेस्ट कर दिया? दोनों पर आपका जवाब। सबसे पहले हमारे जो घोषणा पत्र में था, अंजना जी, उसको कट पेस्ट तो किया लेकिन कैलकुलेशन सारी गलत कर दी। इसलिए वो तमाम योजनाएं जो इंटर्नशिप की हैं और जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो गलत फिक्स किया। इसलिए कट एंड पेस्ट तो किया, नकल तो की, पर अकल नहीं लगाई। पहली चीज का उत्तर। अब दूसरे पे आता हूं, किसके मुंह फूले हुए। अभी जब सेशन शुरू हुआ, सोमवार को सत्र जब शुरू हुआ, तो मोदी जी की जो भाषा थी और मोदी जी के जो वक्तव्य थे और मोदी जी की जो चेहरे की भाव भंगिमा थी, वो पूरा देश ने देखी और पूरे सोशल मीडिया पर चली। तो कौन फूफा है और कौन फूफा की तरह नाराज है, पिछले सत्र का रोना कौन रो रहा था, वो भी पूरे देश ने देखा। अब बात आती है डर और भय का जो चुनाव हमने लड़ा। अरे भाई, डर और भय का चुनाव तो मोदी जी ने लड़वाया पूरे देश को, और हमेशा से लड़वाते हैं। हिंदू मुसलमान करके और आपकी भैंस खोल ले जाएंगे और यहां तक के हिंदुओं के मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे। अरे भाई, इतना अभद्र डर जो है, डर में भी अभद्रता थी, वो मोदी जी ने डर दिया। हमने कोई डर और भय की बात नहीं की। माननीय राहुल गांधी जी ने तो पहले दिन ही कहा कि शिव जी की मूर्ति है और डरना नहीं है और डराना नहीं है। यही शिव और भगवान और तमाम जो धर्म है उनकी शिक्षा है।
तो किसने डराया और किसने देखा वो तो पूरे देश ने देखा। खंबा नोचो, और बिल्कुल खंबा नोच रही है पूरी सरकार ने, जिस तरह से आज पूरे देश को बजट के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से पूरी तरह से जो बोझ डाला है वो पूरा देश देख रहा है। नया राज्य बना है, ये नया राज्य आज ही बना होगा, ये 10 साल से तो नया राज्य था ही नहीं सुधांशु भाई, ये तो आज ही नया राज्य बना है आंध्र प्रदेश। 10 साल से क्योंकि 303 थे तो बुलडोजर चल रहे थे, आज 240 पे आ गए हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बजट आवश्यकता के अनुरूप आया हुआ बजट है। आवश्यकता है कुर्सी को बचाने की, आवश्यकता है सरकार को बचाने की। आपके मुंह से बिल्कुल भगवान ने सत्य निकलवाया है कि ये आवश्यकता के अनुरूप ही बजट आया है। हम तो पूछना चाहते, मोदी जी ने बड़ी बाहें फैला फैला के कहा था 100 दिन का एक्शन प्लान हमारा तैयार हो गया है। भाइयों बहनों मित्रों, बस मुझे जिता दो एक बार, तीसरी बार। वो 100 दिन का एक्शन प्लान इस शब्द में कहीं बजट में कहीं दिखाई दिया? आप तो सांसद हैं, कोई 100 दिन का एक्शन प्लान, कोई 100 दिन का एजेंडा, कोई 100 दिन की प्लानिंग, कोई 100 दिन का एग्जीक्यूशन, कहीं पर कोई 100 दिन का दिखाई दिया? जब वोट मांगनी होती है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए, और अब बैसाखियों की सरकार आ गई तो बैसाखियों को मजबूत करना चाहिए। बैसाखियों को जोड़ते रहेंगे, कील ठोकते रहेंगे, उसमें बैसाखियों पर टेप लगाते रहेंगे। यूपी ने क्या नुकसान किया था भाई? सेंसस के लिए आप बात नहीं कर रहे हैं बजट में। जो राज्य ज्यादा पॉपुलेटेड है, क्या उनको सेंसस के अकॉर्डिंग अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? और आज आप कह रहे हैं कि साहब ये तो अब जो है ना, पूरी तरह से जो भी लोग हैं ये मुंह फुला के रहेंगे और आज अगले सत्र में भी ऐसा ही करेंगे। इसका मतलब आप लोगों ने एजेंडा तय कर लिया है। अरे भाई, आपने हेल्थ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, साइंटिफिक डेवलपमेंट का तमाम बजट घटा दिए, नॉर्थ ईस्ट का बजट घटा दिया। आपने केवल अपने जो राज्य थे जिनको संभाल कर रखना था उनको बजट दे दिया। 10 साल में दिखाई नहीं दिया आपको कि आंध्रा पिछड़ा हुआ है और बिहार पिछड़ा हुआ है? 10 साल में एक भी विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया? लेकिन अभी भी क्या होगा भविष्य भगवान जाने। मोदी जी तो बिहार में भी कह के आए थे 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं। क्या दिया भाई? इस बजट में पिछले 5 लाल किले के भाषण सुन लीजिए। 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 5 साल में। वो 5 साल पूरे ही नहीं हो रहे। वो 5 साल कब आएंगे देश को पता ही नहीं चल रहा। पूरे तोड़ के रख दिया। टीम इंडिया की बात करते हो और पूरी तरह से। मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जल्दी बोलिए। जो महाराष्ट्र की पोर्ट की बात कही, पोर्ट को इसलिए पैसा दिया कि सारे के सारे पोर्ट किसके पास जा रहे हैं? मोदी जी के मित्र के पास। टैक्स पेयर्स का, आपका, हमारा पैसा जेब से लगता है, हमारे पूर्वजों का पैसा लगा। एयरपोर्ट और पोर्ट सारे के सारे पौने पौने भाव में जिस तरह से अपने मित्रों को दिए गए, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट और पोर्ट पर तो पैसा लगेगा। सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट, कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था AA। हाँ, बिल्कुल जवाब देता हूं आलोक जी। ये तेलंगाना की सरकार ने मित्रता में दिया है कि शत्रुता में दिया है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ रुपए का मित्रता में दिया था कि शत्रुता में दिया था? राजस्थान की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का पावर का प्रोजेक्ट और सैकड़ों एकड़ जमीन मित्रता में दी थी या शत्रुता में दी थी? और बगल में बैठे हुए मुस्कुराते हुए जो फोटो खिंचवाई थी वो मित्रता में थी कि शत्रुता में थी? और उसके बाद राहुल गांधी जी उस समय बंगलौर में थे तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में, तो उनको बोलना पड़ा था कि हमारे राज्य में अगर कोई इतना इन्वेस्टमेंट लाएगा तो हमें उसका स्वागत करना ही पड़ेगा। और उसके बावजूद ये कह रहे थे ये तो कंपनी फर्जी है, इसका तो विदेश से फलाना है, ढिमाका है। और उसके बावजूद आपकी राज्य सरकारें धड़ाधड़ प्रोजेक्ट देती चली जा रही थी। वो तो वो जांच वांच नहीं कर रही थी। फिर मैं कह रहा हूं, दिल्ली सच थी कि जयपुर सच था, दिल्ली सच था कि रायपुर सच था? और मैं यह भी कहना चाहता हूं, आपने तो जो कुछ बोला, आज मैं बताना चाहता हूं, अगर इनकी नकल किसी ने कर ली होती तो देश बर्बाद हो गया होता। मैं एक बात पूरी कर लूं आलोक जी। इन लोगों ने अपने उसमें वादा क्या किया था? 8,500 रुपए खटाखट हर परिवार की एक महिला को 1 लाख देंगे। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, भारत की राजस्व आय कितनी है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ रुपए कुल मिलाकर हमारी आय है। और 32 करोड़ परिवार कह रहे थे 32 लाख करोड़ तो बांट देंगे। उसके बाद तनख्वाह कहां से देंगे? सड़क कहां से बनेगा? सेना को गोली और बंदूक कहां से मिलेगी? कुछ नहीं। यह है। अब तो मैं कहता हूं ना, आ गई सरकार, दो भाई 8,500 खटाखट जिन राज्यों में सरकार है। चलो राज्य के पास पैसा कम है तो थोड़ा दे दो मेरे भाई, 6,000 ही दे दो खटाखट। अच्छा ये बताओ, राजस्थान में 5,000 रुपए कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल गुजर गए, दे दिया क्या?
खटाखट नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में कहा था बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? नहीं दिया। इसीलिए कह रहे हैं आप मुंह फुलाए फूफा नहीं है, आप तो बहुत बड़े बवालिया एलिमेंट हैं, इसलिए आप करेंगे कुछ नहीं, मतलब खाए पिएंगे कुछ नहीं और बस जिसे कहते हैं ढरकाने का प्रयास करते रहे। जवाब दीजिए आलोक जी। आलोक जी दे दीजिए, उसके बाद अन्य मेहमान के पास। देखिए, जो राज्य अब अपना हिस्सा मांग रहे हैं वो बवाली हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। वो लोग किसी भी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के लायक नहीं है, ये बीजेपी का कहना है। जो अपना हिस्सा मांगेगा वो बवाली राज्य हैं। आज पूरा विपक्ष साथ है और तमाम राज्य मांग रहे हैं और तमाम विपक्ष के सीएम जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वो भी मांग रहे हैं। आपका कहना है पूरा विपक्ष जो अपना अधिकार मांग रहा है वो बवाली है, ये आपका कहना है। हम कहां से पैसा लाते ये हमने पहले बताया, जनता के बीच में गए हमने बताया कि 16 लाख करोड़ रुपए जो डबल ए का माफ हुआ वो हम खत्म करेंगे और उसमें आएंगे। अब आती है इन्वेस्टमेंट और अपने एसेट्स को बेचने में फर्क समझिए सुधांशु जी। कोई राज्य अगर कहता है कि अडानी या अंबानी या कोई भी बिजनेसमैन मेरे यहां पर राज्य में आकर इन्वेस्टमेंट करे, एक तो इन्वेस्टमेंट होती है और एक होता है कि अंजना ओम कश्यप जी और आलोक शर्मा जी के टैक्स पेयर से बना हुआ एयरपोर्ट और बंदरगाह अपने मित्रों को दे दिया जाए। इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है। यही हम फर्क समझाना चाह रहे हैं जो आपको शायद समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई क्या दिक्कत थी कि आप उत्तराखंड को अगर कुछ दे रहे हैं तो हिमाचल को देने में इतनी बड़ी बाढ़ आई, त्रासदी आई। सुक्खू जी ने आज इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। क्या आपको मतलब जहां पर आप हार जाते हैं, जहां के लोग वोट नहीं आपको देते हैं, आप उनसे दुश्मनी करने लगते हैं। आपका उत्तर प्रदेश ने 10 साल तक आपको सत्ता अगर किसी ने दी तो सबसे आगे उत्तर प्रदेश राज्य था। 60-65 से ज्यादा सीटें आपको 2 बार दी। आज आपको सीटें नहीं दी क्योंकि आपने केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति की, वहां पर बेरोजगारी चरम पर हो गई, तो आज आपने उत्तर प्रदेश को आप भूल गए। महाराष्ट्र में चाहे चोरी की सरकार है, भाई आपकी सरकार है, चाहे हत्याई हुई सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र ने क्या बुरा किया था कि विदर्भ के क्षेत्र के लिए क्या किया आपने? किसानों ने क्योंकि आंदोलन किया था उनका बजट घटा दिया आपने। अडानी को एयरपोर्ट देने पर उनका प्रश्न है और दूसरा यह है कि जहां पर जनता आपको हराती है उस राज्य से आप मुंह मोड़ लेते हैं। जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा, पहले इनको धन्यवाद दे दूं कि जो ये कहते थे कि वो मित्र जो हैं वो इलीगल कह रहे हैं, वो ये अब ये मान लिया इन्होंने वो लीगल इन्वेस्टमेंट इनके राज्यों में कर रहे हैं। यानी अब इन्होंने अपनी पार्टी को बवालिया खुद ही साबित कर दिया कि इनकी राज्य सरकारें जिसे लीगल इन्वेस्टमेंट कह रही थी, इसीलिए तो मैंने बवालिया बोला। उसे दिल्ली में इलीगल आप कह रहे थे और आपके मुंह से निकला पोर्ट किसको? तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए उनको पोर्ट पहले किसने दिया, किसकी सरकार में मिला था मेरे भाई पोर्ट? केंद्र और राज्य की सरकारों ने पोर्ट दिया था कि नहीं? भारत का पहला पोर्ट किसके सरकार में मिला था? और डबल ए में से एक ए का तो राडिया टेप का वो डायलॉग याद होगा ना, कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है, वो डबल में से ए दोनों ही तो शायद हमारी सरकार आने से पहले तो चांदनी चौक पे खोमचा लगाते थे। तो आपकी सरकार में वो कुछ थे थोड़ी, वो दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों में से नहीं थे। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं दर्शकों से आज के दिन, आज तक मैंने इनको किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा है। इन्होंने सदैव विदेशी कंपनियों को फेवर किया है, वो चाहे बोफोर्स रही हो, वो चाहे होविट्जर रही हो, वो चाहे भोपाल गैस त्रासदी वाली यूनियन कार्बाइड रही हो, वो चाहे कोई भी विदेशी कंपनी रही हो, आज तक कांग्रेस पार्टी ने किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बोला है तो हमने 91 से लेके आज तक, रोका है तो हमने, पेप्सी और कोक तक के ऊपर नियंत्रण लगाया है तो हमने, कर्टेल किया है तो हमने। अब दर्शक समझ सकते हैं कि इनके जमाने में जो लोग दुनिया के टॉप 5 में पहुंच गए, उनके प्रति अब अचानक ही अगेंस्ट में क्यों हो जाते हैं और उसका फायदा किन देश की कंपनियों को देना चाहते हैं, यह बात इनको बता के जानी चाहिए आज की डेट में। देश की ही कंपनियों पर जो उंगलियां आप उठाते रहते हैं, फिर उनके साथ गलबैया भी आपके मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब एकदम आलोक जी। मैं केवल ये कहूंगा कि अगर हमने कोई चीज दी तो बिडिंग के माध्यम से दी। बिडिंग के रूल और टेंडर के रूल बदलकर और दूसरों के यहां पर ईडी सीबीआई भेजकर हमने अपने मित्रों को किसी को कोई एयरपोर्ट और बंदरगाह नहीं दिया। बॉम्बे का एग्जाम्पल सब पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से तमाम सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके अपने व्यापारियों की मदद की गई। यूनियन कार्बाइड के वकील तो शायद विदेश से आए होंगे, वो तो भाजपा के थे ही नहीं। पूरी तरह से भाजपा के लोगों ने यूनियन कार्बाइड को कैसे बचाया जाए उसके लिए प्रयास किया।
आप बात करते हैं विदेशी कंपनियों की। अरे भाई, आप लोगों के तो यहां एफडीआई के ऊपर ढोल पीटा जाता है। ऐसी ऐसी कंपनियां जो अमेरिका की, जिनके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, वो 5-5 लाख करोड़ के उत्तर प्रदेश के यहां पर तमाम बड़े बड़े वायदे करके और एमओयू करके भागकर चले गए। और यही गुजरात में, गुजरात समिट में हुआ था। पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। चाइना से एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है 10 साल में, ये पूरा देश जानता है। चाइना के राष्ट्रपति महोदय को छोटा सा जवाब देंगे। क्या हुआ था? सुधांशु जी, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बाकी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।